कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब अच्छे से होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। और आज के अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को आपका जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है, ये देखिए कंटेंट आपके सामने है फोर्थ चैप्टर का, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। उसमें हमने पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देशों के बारे में ये जाना कि वहाँ पर किस तरह से लोकतंत्र जो है वो संघर्ष कर रहा है, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है लोकतंत्र के सामने में। हमने देखा कि सैनिक शासन वहाँ पर जो है वो लोकतंत्र को टिकने नहीं दे रहा। वहाँ की जो व्यवस्थाएं हमने देखी कि किस तरह से लोकतंत्र को स्थापित करने में वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आज के हम इस चैप्टर में जो वीडियो है इसके अंदर हम अपना देखेंगे कि किस तरह से नेपाल और श्रीलंका जो है वो इस दौर से गुजर रहे हैं और वहां पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम नेपाल का देखते हैं कि नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भारत दक्षिण एशिया का जो एरिया है उस एरिया के अंदर नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर राजतंत्र बहुत ज्यादा लंबे समय तक चला। वैसे तो भूटान भी है उसमें शामिल, पर नेपाल अपने राजतंत्र के रूप में एक पहचान बनाता हुआ देश था। नेपाल में भारत विश्व के अंदर नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र के नाम से भी है, जिसने अपना संवैधानिक धर्म हिंदू घोषित। अब देखिए कि इसमें मेन चीजें क्या क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे राजतंत्र था, अब यहाँ पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष हो रहा है। और एक वर्ड आ रहा है कि संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है कि जहाँ पर राजा का पद होता है और जितना नीचे उसका मंत्रिमंडल होता है ना, वो सब चुना जाता है। और एक संविधान, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार वहाँ राजा शासन करता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। संवैधानिक राजतंत्र यानी संविधान भी मौजूद है, राजा भी मौजूद है और उसका मंत्रिमंडल भी मौजूद है और राजनीतिक दल भी मौजूद है। ये बात भी ध्यान रखिए, राजनीतिक दल भी वहां पर मौजूद थे और उन राजनीतिक दलों की मदद से राजा चुनाव करता था अपने मंत्रिमंडल का और उस हिसाब संविधान के हिसाब से शासन चलाता था। पर इस व्यवस्था के अंदर अंत में राजा की चलती है, संविधान साइड हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था थी इसके अंदर ज्यादा लोगों को अधिकार नहीं मिले हुए थे। तो उन अधिकारों के ना मिलने के कारण क्या होता है, समय समय पर संघर्ष होता रहता है लोकतंत्र के लिए, अधिकारों के लिए। तो अब इसमें देखिए 1990 में राजा ने वहां पर एक ऐसी मांग को स्वीकार कर लिया कि लोकतंत्र यहाँ पर लागू करेंगे। परंतु क्या है कि ये जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी इनका जो भी कार्यकाल रहा वो समस्याओं भरा रहा। अब वहां पर एक और चीज है, देखो, लोकतंत्र, राजतंत्र और साथ में एक तीसरी चीज वहां पर जो है नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वो है माओवादी। माओवादी कौन है? वामपंथी, जो कि जिसको आप साम्यवाद से भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा संगठन है। चीन के प्रमुख नेता थे माओ सेतुंग, उनके समर्थक जो है वो जगह जगह दुनिया में मौजूद है, वो माओवादी कहलाते हैं और वो साम्यवादी सरकारें स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, थोड़ा बहुत लोकतंत्र वहां पर स्थापित हुआ और सन 2002 में राजा ने फिर से संसद को भंग करके वहां पर राजतंत्र ले आए। इस तरीके से पूरा चलता रहा, फिर राजतंत्र आ गया, फिर लोकतंत्र की मांग होने लगी और 2006 के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के अंदर राजा की हार हुई और राजा को फिर से संसद को बहाल करना पड़ा। अब यहाँ पे क्या, देखो, तीन तरह के संघर्ष चल रहे हैं। कौन कौन? लोकतंत्र, राजतंत्र और एक माओवादी, जो कि अपना अपने हिसाब से वहाँ का संविधान बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से वहाँ की शासन प्रणाली बनाना चाहते हैं। तो इन सब के परिणाम स्वरूप 2015 में अक्टूबर में और जो संविधान बन के आया उस संविधान में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो थे वो प्रधानमंत्री बने। अभी भी यही प्रधानमंत्री हैं, आप न्यूज में देखेंगे। इनका वैसे कार्यकाल खत्म होने वाला है और वहाँ पे बहुत एक गहरी राजनीति चल रही है। आप न्यूज में अगर आप भी सुनेंगे तो अभी आपको नेपाल में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही है। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो देखेंगे आप। अब इसमें देखिए जो प्रश्न बनता है कि नेपाल के लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या है। तो ये पॉइंट्स इसमें यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं कि नेपाल की जनता अभी भी राजा के पद को बनाए रखना चाहती है। वहाँ की जनता ही सपोर्ट करती है राजा को बड़ा पूजा करती है वहाँ पे।
फिर माओवादियों का हस्तक्षेप है, वो नेपाल की राजनीति का एकदम हिस्सा बन चुके हैं। फिर तीसरी चीज है कि माओवादी जो है वो संविधान के मूल भाग के अंदर अपने कार्यक्रम शामिल करना चाहते हैं। और एक चौथी चीज है कि वहाँ बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण जो लोकतंत्र सामने आता भी है ना, तो गठबंधन सरकारें सामने आती है और वो गठबंधन सरकारें स्ट्रांग नहीं होती। कोई एक दल नहीं है जिस एक दल के ऊपर वहाँ की सरकार काम कर सके। ठीक है। अब कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि वहाँ पे भारत की भूमिका को लेकर भी शंका करते हैं। वो लोग भारत को कुछ लोग नेपाल के जो लोग हैं प्रभावशाली, वो भारत को सही नहीं मानते। वो मानते हैं कि भारत नेपाल की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है और वो चैलेंज के रूप में देखते हैं इंडिया को, कि इंडिया जो है वो नेपाल को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। अब देखिए, ये जो श्रीलंका वाला देखने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि अभी जो नेपाल का जो चल रहा है ना केस, उसमें थोड़ा सा चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ा न्यूज़ न्यूज़ देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वैसे मैंने वहाँ पॉइंट्स में आपको क्लियर किया है कि वो भारत को शंका की नज़र से देखते हैं। वो मानते हैं कि भारत ने ना नेपाल की कुछ ज़मीनें हड़प रखी हैं और वो तानाशाही चलाता है अपनी। इस तरह की बातें नेपाल से उठकर आती हैं। तो एक बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला चल रहा है इंडिया के लिए इस समय। अब देखो, इसके अंदर एक जो हमारा साउथ एशिया का महत्वपूर्ण देश है श्रीलंका। तो देखा आपने क्या क्या समझा? आपने समझा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो दो कंट्रीज हैं, वहां पर लोकतंत्र के सामने चुनौती क्या है? सेना की। नेपाल में लोकतंत्र के सामने चुनौती क्या है? राजतंत्र की और माओवादियों की। अब आ जाता है श्रीलंका पे। आ जाओ तो श्रीलंका में इस चुनौती क्या है? श्रीलंका में ना सेना है, ना माओवादी है, ना राजतंत्र है। वहां पर जातीय संघर्ष है, वहां पर एक नई चीज है। तो देखो, क्या जातीय संघर्ष क्या है कि श्रीलंका के मूल निवासी जो होते हैं उन्हें सिहली कहा जाता है और वहां पर एक दूसरी जाति कौन सी है? तमिल। और तमिल कहाँ पे है? तमिल मूल कहाँ का है? भारतीय। तो भारतीय मूल के जो तमिल है जो श्रीलंका गए हुए, तमिलनाडु और श्रीलंका में ज्यादा दूरी नहीं है, थोड़ा सा समुद्र का रास्ता है। ठीक है। तो तमिल जो है वो श्रीलंका में जाकर बस गए और वहां पे काफी सालों से रह रहे हैं। वो अल्पसंख्यक समुदाय है। तो सिंहली और तमिलों का संघर्ष वहां पर चलता है। और जो तमिल, वहाँ के जो तमिल है ना, वो अपने अधिकार पाना चाहते हैं और उन्होंने एक संगठन बना लिया। उस संगठन का नाम है लिट्टे। और श्रीलंका की सरकार ने उसको बैन कर रखा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रखी हैं। और इसके इन सब के फलस्वरूप क्या हुआ? 1987 में राजीव गांधी और वहाँ के जो जयवर्धन थे प्रधानमंत्री, उनके बीच में समझौता हुआ और श्रीलंका में भारत ने शांति सेना भेजी और उसका कोई असर नहीं निकला। ये मैंने आपको पॉइंट बताया, इन सब की डिटेल पढ़नी है आप लोगों को। और नॉर्वे ने और स्वीडन जो थे एक इंटरनेशनल संस्था, उन्होंने इसमें मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश की कि जो लिट्टे है और जो संघर्ष है, ये संघर्ष समाप्त हो जाए। परंतु अभी तो थोड़ा बहुत समाप्त है क्योंकि लिट्टे का प्रमुख जो है वो मारा गया। उसके बाद वहां पर थोड़ी इस तरह का संघर्ष कम है, परंतु जो चुनौती है लोकतंत्र की, वो वहां पर क्या है? जातीय संघर्ष। इसमें देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि जातीय संघर्ष कैसे कैसे चला। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, उसके बाद से वहां पर आज तक लोकतंत्र है। ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र वहां से हटा। यहाँ लोकतंत्र के सामने सेना की और राजतंत्र की चुनौती नहीं है, बल्कि जातीय संघर्ष की चुनौती है। और एक बड़ी संख्या जो तमिल आबादी की है, वो उसका विरोध वहाँ के सिंहली लोग करते हैं। वो उनको वहां से निकालना चाहते हैं। और वो तमिल जो क्या करते हैं, वो जो लिट्टे संगठन उन्होंने बना रखा है, 83 में बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आप लोगों को, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है। और ये लोग जो हैं, जो तमिल वहाँ पे रह रहे हैं, वो अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे को श्रीलंका का एक पोर्शन जो है वो तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र बन जाए। ठीक है। तो इस संघर्ष से कौन जूझ रहा है? इस संघर्ष से श्रीलंका की सरकार जूझ रही है। अब ये जो समस्या है कहाँ से जुड़ी हुई है? भारतीय मूल के तमिलों से जुड़ी हुई है। तो भारत की जो तमिल जनसंख्या है, वो भारत की सरकार पर दबाव बनाती है और कहती है कि हमारे तमिलों की वहां पे रक्षा करो। और इस मुद्दे पर भारत सरकार और श्रीलंका के बीच बातचीत होती रहती है। और 1987 में प्रत्यक्ष रूप से, जो पहले भी आपके पॉइंट आया था उसमें डिटेल में है कि शांति सेना राजीव गांधी के टाइम पर भेजी गई,
जो कि श्रीलंका की जनता को वहां पर पसंद नहीं आई, और लिट्टे के साथ संघर्ष में वो हमारी सेना फंस गई और बिना अपना शांति का लक्ष्य स्थापित किए यहाँ पर आ गई। और एक और बात बता दूं आपको कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या भी लिट्टे संगठन के ही एक आतंकवादी ने की थी। और जो कि राजीव गांधी का हस्तक्षेप जो था वो वहाँ के लिट्टे संगठन को पसंद नहीं था। तो उन्होंने जब एक चुनाव प्रचार की रैली में राजीव गांधी गए हुए थे साउथ में, वहीं पर उन्होंने अपना जो ये मंसूबा जो है इसको अंजाम दिया और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। और परंतु इसमें देखिए 9 मई 2009 को श्रीलंकाई सेना के द्वारा लिट्टे का प्रमुख था प्रभाकरन, उसे मार गिराया गया। और उसके मारने के बाद से लगभग ये युद्ध समाप्त है, परंतु तमिल जो वहाँ के मूल के लोग हैं वो अभी भी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक देखो बात उल्लेखनीय श्रीलंका की समझने लायक है कि दक्षिण एशिया का राष्ट्र है ये, हाँ, और भारत से ज्यादा डेवलप कर रहा है कई मामलों में। जातीय संघर्ष वहां पर था, परंतु इसके बावजूद भी श्रीलंका ने आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च दर को प्राप्त की, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया, और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका फर्स्ट है। और सबसे पहले इसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, और जीडीपी जो है वो एशिया में सबसे ज्यादा है श्रीलंका की। और श्रीलंका की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। तो ओवरऑल जो कहने का मतलब है कि श्रीलंका बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। केवल एक संघर्ष और जो समस्या उसके देखने के लिए आती है वो समस्या है जातीय संघर्ष की समस्या, जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो यही है कि दक्षिण एशिया की समस्याएं क्या है, वहां पर कौन कौन सी शासन व्यवस्था है और उन शासन व्यवस्थाओं को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था समझ में आ गई, उसके सामने क्या क्या चैलेंज है वो समझ में आए। बांग्लादेश का समझ में आया कि क्या चैलेंजेस हैं, कैसी शासन व्यवस्था है। फिर आपने नेपाल का देखा तो नेपाल का भी आपको समझ में आया होगा, और श्रीलंका की तो राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन सी है और किस तरह के चैलेंज है। तो ये इस वीडियो में मैंने 2 देशों को कवर किया। अगले में आपके टॉपिक में आ रहा है मालदीव। मालदीव को हम पढ़ेंगे। पहले बच्चों आपके सिलेबस में इन देशों के साथ भारत के रिलेशन का भी टॉपिक था, परंतु अभी जो सीबीएसई ने अपना सिलेबस थोड़ा कम किया है तो उसमें रिलेशन के टॉपिक को खत्म कर दिया है। पर फिर भी मैं अगला वीडियो जो है आपका वो इसी से टॉपिक से रिलेटेड बनाऊंगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो किसी और चैप्टर के थ्रू भी किसी और मुद्दे से रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो हम अगला वीडियो जो देखेंगे उसमें हम भारत पाकिस्तान के रिलेशन और मालदीव की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा, और भूटान अफगानिस्तान, इनको शॉर्ट में हम देखेंगे कि ये जो राष्ट्र हैं इनमें किस तरह की व्यवस्थाएं शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स तैयार। ठीक है बच्चों, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ध्यान रखिए अपना, हाँ, हंसते मुस्कुराते रहिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए।